नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम उड़ान सीरीज में अगली कड़ी को लेकर के चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेगमेंट है और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। पृष्ठभूमि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा तुर्की के साथ दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत मुद्दा उभरा। बात ये थी कि तुर्की को के सुल्तान को लोग खलीफा मानते थे और जो वहाँ के जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सारी चीज़ें गड़बड़ी अपनाई थी, उसी को देखते हुए यहाँ के मुसलमान भी जो है वो उग्र हो गए थे। तो चलिए देखते हैं। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता या खलीफा मानते थे और तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई से भारत में भी मुसलमान नाराज़ थे। ठीक है। खिलाफत कमेटी का गठन 1919 की शुरुआत में अली बंधु और शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया और तुर्की के प्रति अपना रुख बदलने का आग्रह किया। क्या मांगे थी? तो मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए और क्षेत्रीय प्रबंधन के बाद खलीफा को अपने पास पर्याप्त क्षेत्र रखना चाहिए था। अब असंतोष के कारण क्या थे? आर्थिक कठिनाइयाँ, बढ़ती कीमतें, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और बढ़े हुए करों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भावना को जो है प्रज्वलित कर दिया। दमनकारी उपाय क्या थे? रोलेक्ट एक्ट, मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता के प्रति उजागर कर दिया कि अब तो ये लोग जान गए थे कि हम जो सहयोग कर रहे हैं, बापू ने जो सहयोग किया था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने गलती एक्सेप्ट किया और फिर जान गए कि अंग्रेज तो सही आदमी नहीं है, इसलिए इनसे हम दूरी बना करके अब अपना एक विरोधाभास प्रकृति अपना विरोध दर्ज करवाएं। त्रुटिपूर्ण जांच क्या थी? हंटर कमेटी की अप्रभावी मानते हुए आलोचना की गई, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया और उसके लिए धन जुटाया। अपर्याप्त सुधार, 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय स्वशासन की मांगों को पूरा करने में असफल रहे और जिससे कि असंतोष बढ़ा। 1920 की शुरुआत तक ब्रिटिश शासन के औचित्य कमजोर पड़ने लगे, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता को बल मिला। राजनीतिक एकता के मुख्य कारण क्या थे? तो लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया। रोलेक्ट एक्ट आंदोलन, साम्राज्यवाद के खिलाफ विरोध में समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का उदय, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिससे कि रूढ़िवादी धड़ें कमजोर हो गईं। उग्रवाद की ओर बदलाव, प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन में बैठकें और याचिकाएं जैसे शांतिपूर्ण उपाय शामिल थे। हालांकि यह धीरे धीरे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत करते हुए अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण को स्थानांतरित हो गई। शुरू में तो ये लोग खिलाफत आंदोलन में बैठकें करते, याचिकाएं करते और शांतिपूर्ण हल इन्होंने तलाश करने का प्रयास किया। जब इन्होंने जो भाई अब सुन ही नहीं रहे तो क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं फिर जो है मोड चेंज किया जाएगा, तो वही किया गया था। गांधी की भागीदारी, अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी ने इस मुद्दे को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया और हिंदू मुस्लिम जन असहयोग आंदोलन के मंच के रूप में देखा गया। कांग्रेस का रुख और मुस्लिम लीग का समर्थन, कांग्रेस का प्रभाव, गांधी ने खिलाफत मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस शुरू में राजनीतिक कार्रवाई से इस रूप में बटी हुई थी। तिलक ने धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करके विरोध किया और राजनीतिक हथियार के रूप में सत्याग्रह पर संदेह किया। गांधी ने तिलक के सत्याग्रह के गुणों और खिलाफत मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के साथ गठबंधन की आवश्यकता के बारे में समझने का प्रयास किया। अंततः कांग्रेस ने गांधी के असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। अब देखिए कांग्रेस का समर्थन का कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना जरूरी था। पंजाब की घटनाओं और पक्षपातपूर्ण हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद संवैधानिक संघर्ष का विश्वास में कमी आई। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध असंतोष व्यक्त करने की जनता की उत्सुकता को पहचाना गया। मुस्लिम लीग का समर्थन,
लीग ने अपने लक्ष्यों को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्नों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। फरवरी 1920 में यदि शांति संधि के शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने में विफल रहीं तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए तत्परता की घोषणा की। मई 1920 में सेवर्स की संधि ने तुर्की को खंडित कर दिया था, जिससे कि खिलाफत का मुद्दा तीव्र हो गया। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन में ने गांधी के नेतृत्व का बहिष्कार कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से आंदोलन शुरू करते हुए असहयोग अभियान शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ असहयोग और खिलाफत दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और इस प्रकार से अगर अब हम पढ़ेंगे तो जो है व्यापक तौर पर जो है समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें पैरेलल है, उसको अलग अलग करके हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता के एक विशेष सत्र में पंजाब और खिलाफत के मुद्दों का समाधान करते हुए असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें स्कूलों, कानून अदालतों, विधान परिषदों और विदेशी वस्तुओं और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार शामिल था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। कांग्रेस ने गैर संवैधानिक जन संघर्ष के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य को बदलते हुए एक असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया। संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। गांधी जी ने कार्यक्रम का पालन करने पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज की भविष्यवाणी की। भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीकों से आधुनिक संगठनात्मक संरचना पर जोर दिया। इसके अंतर्गत 350 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और 15 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। प्रस्थान और नए गठबंधन। कुछ नेताओं जैसे कि जिन्ना, एनी बेसेंट, जी.एस. खरपड़े और बी.एस. पाल ने वैध संघर्ष में विश्वास करते हुए कांग्रेस छोड़ दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता नए गठबंधन या छोटे राजनीतिक संगठन बनाने हेतु प्रेरित हो गए। संगठनात्मक परिवर्तन। स्थानीय संचार में सुधार के लिए प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। भागीदारी को प्रोत्साहित करने और संचालन को सरल बनाने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क को घटाकर 4 आना कर दिया गया था। संचार में हिंदी को प्राथमिकता दी गई थी। खिलाफत समिति और कांग्रेस की पहल। तो कांग्रेस और खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन के लिए एकजुट होकर 3 मुख्य उद्देश्यों को जोड़ दिया। खिलाफत मुद्दे को सुलझाना, पंजाब में हुए अत्याचारों को सुधारना और स्वराज प्राप्त करना। जून 1920 की बैठक। खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन के लिए 4 चरणों की योजना बनाई थी। पहला है मानद उपाधियों का त्याग, दूसरा है सिविल सेवाओं, पुलिस और सैन्य पदों से इस्तीफा, तीसरा करों का भुगतान न करना। 7 सूत्रीय असहयोग कार्यक्रम 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। असहयोग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उपाधियों और मानद पदों का त्याग करना, सरकारी दरबारों और आधिकारिक कार्यों से दूर रहना, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश अदालतों से बचना, मेसोपोटामिया सेवा में सभी वर्गों की भागीदारी का विरोध करना, प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा चुनावों में भाग लेने से परहेज करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। गांधी के दौरों ने जनता के प्रति समर्थन प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1921 में लगभग 30,000 गिरफ्तारियां हुई। जबकि कुछ नेता शुरू में परिषदों के बहिष्कार का विरोध करते हैं, वे अंततः कांग्रेस के अनुशासन के साथ संरेखित हो जाते हैं। विभिन्न समूहों की प्रतिक्रिया। असहयोग आंदोलन ने वर्ष 1921 और 1922 में एक लोकप्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से बंगाल के क्रांतिकारी समूहों ने कांग्रेस की पहल का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेता कांग्रेस से दूरी बना लेते हैं तथा संवैधानिक उपायों की वकालत करते हैं। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय उदार महासंघ का गठन करते हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में एक मामूली भूमिका निभाता है। आंदोलन का प्रसार। राष्ट्रव्यापी यात्रा गांधी जी और अली भाई ने किया था। शैक्षिक बहिष्कार। छात्रों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया और आचार्य नरेंद्र देव और
CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में 800 राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेज जैसे जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। वकील और पेशेवर शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और CR दास, राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। सार्वजनिक प्रदर्शन, विदेशी कपड़ा जलाना, विदेशी शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, तिलक स्वराज कोष में अधिक अभिदान 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना। कांग्रेस स्वयंसेवक दल, सरकार को चुनौती देने के लिए समानांतर पुलिस बल के रूप में कांग्रेस स्वयंसेवक दल कार्यरत रहा। जुलाई 1921 में अली भाइयों ने मुसलमानों से धार्मिक कारणों से सेना से इस्तीफा देने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई। गांधी ने इस पहल का समर्थन किया और स्थानीय कांग्रेस समितियों से इसी तरह के प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्थानीय आंदोलन जैसे बंगाल और आंध्र में करमुक्त विरोध, असम में हड़ताल, पंजाब में सिख आंदोलन, अवध किसान आंदोलन और एका आंदोलन और मोपला विद्रोह। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के प्रभाव से पूरे भारत में हड़तालें और प्रदर्शन होना शुरू हो गए थे। अब असहयोग आंदोलन में जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? तो मध्यम वर्ग का क्या कंडीशन था? आंदोलन की अगुवाई मध्यम वर्ग ने की थी, लेकिन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे अभिजात केंद्रों में गांधी जी के सरकारी पदों से इस्तीफे के आह्वान को लेकर संदेह था। राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने इसे आतंकवाद और एक व्यवहारिक विकल्प माना। ठीक है। व्यापारी वर्ग, आर्थिक बहिष्कार को समर्थन मिला, जिससे स्वदेशी के माध्यम से भारतीय व्यापारियों को लाभ हुआ। हालांकि बड़े व्यापारी मजदूर अशांति से के डर से सतर्क थे। भाई सही है कि यदि आप विदेशी चीज़ों को नहीं खरीदोगे तो यहाँ के लोगों को चीज़ खरीदोगे, तो एक तरीके का यहाँ के बिजनेसमैन जो है भी प्रभावित कर रहे थे। अब इसके लिए कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और भारत को समझने में, भारत के इतिहास को समझने में बड़े इतिहासकारों को समझना भी ज़रूरी है। उस समय का माइंडसेट क्या था लोगों का। कई लोग जो है एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, बस हम आके कुछ नहीं बोलेंगे। आप स्वयं पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको प्रॉपर रूप से इतिहास के घर में देखिए सच्चाई सभी को पता चल जाती है, बशर्ते हम इस सच्चाई को बोल नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कड़वी सच्चाई होती हैं, उसको नहीं बोलना ही ठीक होता है, बाकी समझते सभी हैं। किसानों ने प्रमुख भूमिका निभाई। बिहार के जमींदारों के खिलाफ वर्ग संघर्ष को असहयोग आंदोलन के एजेंडे से जोड़ा गया। छात्र सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़कर काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में का रुख कर लिया था। महिलाओं ने पर्दा छोड़ दिया, तिलक फंड में योगदान दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में भाग लिया। हिंदू मुस्लिम एकता, मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। कई गिरफ्तारियों में मुसलमान शामिल थे, जिनका समर्थन गांधी ने समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर किया था। देखिए, गांधी जी खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि कारण ये था कि उनके अगर दुख को आप समझोगे तो भी आपकी समस्याओं को समझेंगे। ठीक है। देखिए, कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं कि भारत में अधिकांश जो देखेंगे आप, तो धर्म के प्रति उनका अटूट विश्वास होता है, तो यही कारण था कि उन्होंने उनका समर्थन किया था। मई 1921 में वार्ता टूटना। गांधी जी और वायसराय रीडिंग के बीच बातचीत विफल रही, क्योंकि सरकार चाहती थी कि गांधी जी अली बंधुओं को उनके भाषणों से हिंसा का संकेत देने वाले हिस्सों को खत्म करने के लिए मना लें। दिसंबर 1921 सरकारी कार्रवाई में स्वयंसेवी वाहिनी को अवैध घोषित करना, सार्वजनिक बैठकों प्रतिबंध लगाना, प्रेस सेंसरशिप लगाना और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करना शामिल था। आंदोलन का अंतिम चरण। वर्ष 1921 में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कांग्रेस सदस्यों की ओर से गांधी जी पर दबाव बढ़ गया। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में ने गांधी को इस मामले में एक मात्र अधिकारी नियुक्त किया गया था। CR दास ने जेल में रहते हुए इस सत्र की अध्यक्षता की। हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे।
ठीक है। 1 फरवरी 1922, 1 फरवरी 1922 ने बारदौली गुजरात में सविनय अवज्ञा की धमकी दी। जब तक कि राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर नियंत्रण नहीं हटा लिया गया, आंदोलन शुरू होने के कुछ देर बाद ही अचानक रोक दिया गया। ठीक है, तो कल से हम देखेंगे, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे चौरी चौरा घटना, यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है सेगमेंट काफ़ी लंबा है। तो नमस्कार।